नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक बड़ी न्यूज ये आई कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। मदरसों पर जिस तरह की खबरें आती थी मदरसों को लेकर, वहां अनियमितताएं पाई गई, कई तरह की गड़बड़ियां, बीच में कई तरह के छापे भी पड़े। उसके बाद मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला उत्तराखंड की सरकार ने ले लिया और अब जुलाई से एक प्राधिकरण के अधीन शिक्षण संस्थान चलेंगे, उसी के तहत कार्रवाई होगी और सारा प्रोसेस उसके आगे चलेगा। अब इस कार्रवाई को, इस एक्शन को क्यों लिया गया और क्या फर्क पड़ेगा, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज हम चर्चा के जरिए। और क्या इस पर कोई सवाल भी हो सकता है कि ये बंद करने के पीछे या भंग करने के पीछे मदरसा बोर्ड को? सवाल के जवाब खोजने की कोशिश करता हूँ। पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसको आपके सामने लाते हैं। हमारे साथ कमार खान भाई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुफ्ती शमूम काजमी जी हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, शायद जुलाई से ये बदल जाएगा। संदीप मोहन चमोली हमारे साथ कांग्रेस से हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा करूं उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री और काजमी साहब ने इस फैसले को लेकर क्या कहा, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। हालांकि काजमी साहब बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। सभा में प्रस्तुत किया था, वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से, और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे। स्वागत करें काजमी साहब। चर्चा की शुरुआत भी मैं काजमी साहब से ही करना चाहूंगा क्योंकि एक फैसला बड़ा हुआ, उस फैसले के बाद, उस फैसले से पहले विवाद भी बड़ा हुआ, तमाम तरह के सवालात हम सबके सामने मदरसों की शिक्षा, मदरसों के संचालन को लेकर उठते रहे हैं। शमूम काजमी जी, जो आपने बयान दिया या जो आप स्वागत कर रहे हैं, ये मतलब दिल से हो रहा है ना, या फिर दिल के अंदर कुछ और भी चल रहा है? आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? आप बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, सरकार का अंग भी आप है, लेकिन मदरसा संचालन को लेकर आप ही के कार्यकाल में, जिसके अध्यक्ष मदरसा बोर्ड के आप हैं, उसमें ही कई अनियमितताएं पाई गई और जिसके कारण कहा गया कि कुछ ना कुछ इसका भी इफेक्ट कि भाई मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निर्णय
ये जी। बहुत उम्दा है। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब तक सिर्फ मदरसों को फायदा होता था, अब तो और 6 माइनॉरिटी हैं जो अल्पसंख्यक में आती हैं, यानी सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, जैन। अब उन सबको शामिल करके मैं तो ये कहूंगा कि इसका विस्तार हुआ है। उसका नाम नाम चेंज होते रहते हैं। और जरूरत थी समाज को, विशेषकर मुस्लिम समाज को, कि आधुनिक एजुकेशन से उन्हें उन्हें जोड़ा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये काम बहुत बड़े उसके साथ में किया है। मैं उनके साहस की और की दाद भी देता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं कि अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो आधुनिक एजुकेशन से लेस होंगे वो कल इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और जी। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई उनकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, और इन मदरसों के अंदर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो 4% बच्चे मदरसों में आते हैं, ये वही बच्चे हैं जो गरीब घरों से, जो कहीं नहीं पढ़ सकते थे। अब आज उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मदरसों को पढ़ाना जरूरी हो जाएगा। जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी तो वो कल अपने प्रदेश का, देश का और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है। इससे गरीब जो यतीम गरीब बच्चे इन मदरसों में पढ़ते थे, जिनके नाम पर जो है वो लोग दान देते थे, उनका दान दिया हुआ सही इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैं ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये अच्छा कदम है। और आधुनिक एजुकेशन उन बच्चों का मौलिक अधिकार है जिसे जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के जरिए से उन्हें वोट बैंक बनाया, कभी उनका कल्याण नहीं किया। वरना 60 साल तो बहुत होते हैं। आज जी। इन 11 सालों के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो सबको आगे लेके चले। और उसका फलस्वरूप आप देखिए कि 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और नीट में आ रहे हैं। आप बताइए कि ये कार्यकाल ज्यादा अच्छा है या कांग्रेस का कार्यकाल, जहां दंगे होते थे, फसाद होते थे, इसके सिवा कुछ नहीं था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और मदरसों में जो एजुकेशन है वो साफ सुथरी होनी ही चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि जिस मदरसों में जो एजुकेशन जिसके लिए मदरसे बनाए गए हैं जी। वो है कि खैरन नास मय्यन फउन्नास, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो सबको साथ लेके जी। चलने का है, सबको भलाई का है। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी और जिनमें अनियमितताएं थी उन्हें बंद किया गया था। किसी वैद को बंद नहीं किया गया। आपको बताएं किसी वैद पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे आप देखेंगे कि अभी जगह जगह पे जो हमारे इलीगल जगहों पर मजार बन जाते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। जी। चंद पर्टिकुलर लोग जो हैं वो ठेकेदारी करते थे और मुसलमानों को वोट बैंक बना के चलते थे। अगर आप ओवरऑल देखें तो भाजपा उन्हें वोट बैंक नहीं मानती है, बल्कि उन्हें इस देश का नागरिक मानती है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चले हैं। ठीक है। संदीप भाई के पास मैं जाना चाहता हूँ। कांग्रेस का जिक्र आपने भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस किस चश्मे से मदरसा बोर्ड को भंग करने के इस फैसले को संदीप भाई देखती है, और अब एक नया प्राधिकरण जो होगा वो संचालित करेगा इस व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को। लेकिन इससे पहले कई तरह के सवाल हम सबके मन में थे। हम लोगों ने जब खबरें दिखाई या बताई और मदरसा बोर्ड भंग करने की वजह जानने की कोशिश की, तो उसमें पता चला कि कई तो अवैध थे, कई अनियमितताएं थी, कहीं पर बच्चे, हिंदू बच्चे पढ़ रहे थे। ये सब काज़मी साहब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उनके संरक्षण में मतलब वहीं चल रहा था। शायद उस पर कार्रवाई भी इन लोगों ने की है। आप नहीं कैसे नहीं, वो देखते तो हैं? हमने तो उन पे कार्रवाई की है। ये पहले से जो चल रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। की है, मैंने ये तो हमारे कहा। यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी की सीमा है। जी, जी। पंकज भाई सबसे पहले तो इतने महत्वपूर्ण ओहदे पे कासमी साहब हैं, और जी, तब हैरानी और दुख होता है कि यहाँ बैठकर भी वो एक राजनीतिक बात कर रहे हैं। वो बड़ी चुभती। कासमी साहब का लहजा और ओहदा जो वर्तमान में है वो सरकार से फलीपोषित होने वाला होता है। जिस पद पर वो बैठे हैं उसमें सरकार के लिए जो व्यक्ति काम करता है, बीजेपी को जो पसंद होता है, उस व्यक्ति को उस पद पर बैठाया जाता है। पंकज भाई और कमर भाई मेरी इस बात से सहमत होंगे और काजमी साहब भी सहमत होंगे। उनकी मजबूरी है कि वो सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने का काम करें। काजमी साहब, आप मेरे हजरत है, और मैं जहां तक आपको देख पा रहा हूँ आप मेरे पिता के समान होंगे। शायद मेरे शब्द आपको चुभें, तो मैं उसके लिए पहले माफी मांगू।
काजमी साहब, दुख होता है इस प्रदेश को पुष्कर सिंह धामी जी ने, बीजेपी सरकार ने मुसलमानों पे प्रयोग का एक अड्डा बना लिया। ये बड़ा दुख होता है। ये हम मदरसा बोर्ड को, अच्छा मदरसा बोर्ड जो बना है, भंग होके जो बना है, उस बोर्ड में आप सदस्य हैं काजमी साहब? प्राधिकरण बना बताइए जनाब, प्राधिकरण जो बना उसमें पंकज भाई हैं मुझे सदस्य? उसमें सदस्य रहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें काजमी साहब मेरी डॉक्टर सुनिए, कौन है बताइए, नाम बताइए आप, चलिए बताइए। डॉक्टर हामिद साहब हैं, जो एक्स प्रोफेसर हैं, सदस्य हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जी सदस्य हैं। उसमें बहुत काबिल आदमी है काजमी साहब बिल्कुल काबिल आदमी। मैं खुद एक नेट क्वालिफाइड बच्चा हूँ, प्रोफेसर की भूमिका में मैंने कार्य किया। और एक कितने और लोग हैं, महिला भी है उसमें। नहीं, मुस्लिम महिला, उनका तो नाम मैंने पहली बार कुछ सुना है। मैं मानता हूँ कि प्रोफेसर साहब तो जो है काफी चर्चित हस्ती है कुमाऊं मंडल में, उनका नाम मैंने पहली बार सुना है। काजमी साहब, जब किसी समाज के लिए कोई, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मेरे लिए समाज के लिए जब जो है, अगर कमर भाई को याद होगा, कमर भाई मेरे पुराने सहयोगी हैं, जब हमारे लिए मंदिर कमेटी टेम्पलों के लिए कानून बनाया जा रहा था, तो मैंने उसका पुरजोर विरोध किया। मैंने उसका विरोध किया क्योंकि मुझे वो मुफीद नहीं लगा। अब जब आपने इतना बड़ा कानून बनाया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस कानून को बनाते समय आपने कितने मदरसों के संचालकों से, जो वैध थे, मैं अवैधों की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने जिम्मेदार लोगों से, कितने शहर काजियों से, कितने मुफ्तियों से आप, सरकार ने क्या चर्चा ली, अगर एक समाज के लिए आप कानून बना रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, बीजेपी ने किसान कानून बनाया, लंबे समय आंदोलन चला, वापस ले लिया। कितना नुकसान हुआ आपको पता है? 42 लोगों की शहादत हो गई ये बताने में कि आपने गलत कानून बनाया। बीजेपी मोटर व्हीकल कानून लाई, लोगों ने उसका विरोध किया, ड्राइवरों ने विरोध किया, पब्लिक ने बड़ा बड़ा संघर्ष किया, फिर वो कानून वापस ले लिया। मैं मेरा कहना आपको ये नहीं है कि मेरी, आप सोच रहे होंगे मैं राजनीति की बात, दूसरी बात, घूम फिरा के आप कांग्रेस की चर्चा पे आ जाते हैं। जनाब, अब चर्चा 10 वर्ष में धामी जी के कार्यकाल की करिए। आपको पता है, धामी जी अगर 10 शब्द बोलते हैं, तो 10 शब्द में 5 शब्द सिर्फ लैंड जिहाद पे बोलते हैं, सिर्फ लव जिहाद पे बोलते हैं, सिर्फ मूत्र जिहाद पे बोलते हैं। इस राज्य को किस दिशा में आप ले जा रहे हैं? मैं बताता हूं आपको पंकज भाई, मैं अजयपुर में मेरा बचपन कटा। अजयपुर का आप कीजिएगा नहीं, कमेंट। जनाब सुन लीजिए, जनाब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आपकी बात बड़ी मुफीद होकर, बड़े आसान ही प्यार से सुनूंगा। हम तो अमन चैन वाले लोग हैं भैया, बीजेपी के सदस्य तो है नहीं। किसी का नाम बदल दिया, किसी की दुकान बदल दी, किसी की कब्र खोद दी, किसी की कब्र को अंदर डाल दिया, हम वो काम तो करते नहीं। हमारा काम तो है ही नहीं। अरे किसने इनको ठेका दे दिया पंकज भाई? ये संदीप का नाम जो है संदीप मोहम्मद नहीं हो सकता? किसने ठेका दे दिया? कौन? मैं अजयपुर में रहता था पंकज भाई, मैं 14 के बाद समझा कि हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस क्या है। इन लोगों ने नई जनरेशन के अंदर एक ऐसा जहर घोलने की कोशिश की है, जिस जहर से एक दिन स्वयं बीजेपी के लोग भी इसकी चपेटे में आएंगे। कहते हैं ना शायर एक, कि अगर आग लगेगी तो मेरा घर थोड़ी ना है, तेरा घर भी तो वहां है, वो भी एक दिन जलेगा। कम से कम ऐसा कार्य करिए। और साहब, आप तो काजमी साहब एक ऐसे ओहदे के व्यक्ति हैं कि आपको तो सरकार को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। हेमंत बोगड़ा जी को जब लगा कि कांग्रेस अपने एजेंडे से थोड़ा हिली है, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया। हम इस राज्य के लोग हैं, हम देवभूमि के वो लोग हैं। अगर हम जितनी भावना से केदारनाथ को मानते हैं, उतनी भावनाओं से हम कबीर शरीफ को मानते हैं। आम जाते हैं, ब्राह्मण जाति से आता हूँ, मैं पूरा इस्तेमाल करता हूँ, जाता हूँ, मान सम्मान है। ये हमारे ताबी भाई यहाँ बैठे हैं, कोई बैठे हैं, कल आप अपने घर बुलाइए किसी बार त्योहार में, एक ब्राह्मण अपनी पूरी वेशभूषा में आके आपका पूरा सम्मान लेगा। काजमी साहब, हमें ये समझना पड़ेगा, मुसलमान ही क्यों, क्या कितना प्रयोग मुसलमानों के साथ आप लोग कर सकते हैं? कारण बताता हूँ उसका पंकज भाई, ये क्यों हो रहा है। 27 के चुनाव आने वाले हैं, 27 के चुनाव आने वाले हैं। अब 27 के चुनाव में 10 वर्षों का हिसाब देना है, तो क्या बचा? हिंदू मुस्लिम बचा? आप हिंदू मुस्लिम बचा? आपने इतनी बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए आपने इतना बड़ा कानून बनाया, 2 लोग आपने बहुसंख्यक जनसंख्या से रखे। मुझे तो लगता है कोई जैन समाज का मदरसा चल रहा है, मुझे तो लगता है कोई सरदार हमारे जो साथी हैं उनका मदरसा चल रहा है। भाई सिर्फ मुस्लिम लोग तो मदरसे में शिक्षा ले रहे हैं। गिनी चुनी जगह जो आपने बताया कि कुछ हिंदुओं के लोगों ने, तो कोई अच्छी मॉडर्न मदरसे भी मैंने देखे हैं।
मैं मंगलौर गया, मैंने वहां मॉडर्न वर्जन देखा, बड़ा हैरान था, वहां का बच्चा इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रहा था। तो पंकज भाई, ये सिर्फ एक ऐसा प्रयोग है जिसको अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए और बहुसंख्यकों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये पुष्कर सिंह धामी का एक प्रयोग है। इसके अलावा इसको मैं किसी भी चश्मे से नहीं देखता। नहीं, सबको एक समान शिक्षा मिले, जो एक ही छतरी के नीचे सारे लोग मिले पढ़ाई करें। मिले, लेकिन उन लोगों से पूछ लीजिए ना। अरे आप कौन देखिए, होते हैं भैया, उनसे पूछ लीजिए ना, उनसे पंकज जी, पूछ लीजिए। मैं सिर्फ एक उनसे मिनट में हाँ, अच्छा, हाँ, मैं आऊंगा अभी। कुमार भाई 1 मिनट दीजिएगा, काजमी साहब रिएक्ट कीजिएगा जल्दी से, फिर जाना। हाँ, देखिए संदीप भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। अब बहुत, मैं किसी कांग्रेसी नेता को पहली बार इतना सभ्य पा रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, आप क्योंकि जब आपने कहा कि हम सब चीजों को मानते हैं, तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ। आपके जो बराबर बैठे होंगे, मेरी पहली मुलाकात है। कुरान में एक मंत्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, यानी अपना रिन्यूअल करो। अब जो आपने अभी बात कही, इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कलियर शरीफ हजरत साबिर साहब के बारे में आपने कहा, आपने बाबा केदारनाथ का नाम लिया, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने ये कहा, फरमाया कि तुम अपने बड़ों को गालियां ना दो। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, हम कैसे गाली दे सकते हैं कि जब तुम दूसरों के माँ बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारों को देंगे, यानी आप सम्मान करेंगे। अब मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं, एक मजार किसी एक जगह पर भी इलीगल नहीं होना चाहिए, एक मदरसा भी इलीगल नहीं होना चाहिए। हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक काजमी साहब के पास आऊंगा कि यहाँ बस पर मैं एक तो मिनट में, मैं काजमी 30 साहब, सेकंड में बात काजमी करूंगा साहब, पंकज जी। पैसा पंकज कहाँ जी, काजमी 30 साहब, सेकंड। मसूरी में जो बुल्ले शाहजी की, काजमी साहब, मसूरी में मैं जो आपको बुल्ले शाह आपने की जो 30 मजार सेकंड को मुझे बात शहीद पूरी किया होने गया, दीजिए मेरी। क्या वो, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। जब मैंने बात की 30 सेकंड मेरे बात पूरे होने, 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। काजमी साहब, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बुल्ले शाह के मजार की आपने बात की, वहां कार्रवाई विवेचना चल रही है। अब इन मजारों का, जो मजार पे बैठे हुए लोग हैं, उनका पर्टिकुलर जो फायदा होता है, वो कौम को फायदा नहीं है, मुसलमानों को फायदा नहीं है, उससे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इस्लाम की जो एजुकेशन है, आप अगर सनातन धर्म को पढ़ेंगे तो दोनों में सिमिलरिटी है। मैं तो ये कहता हूं कि संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम वाणी कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादोला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकेंड, अव्वल अल्लाह, नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। भाई आपको बताएं संदीप जी, आपने सही कहा कि वोटों से सरकार बनती है। मुसलमानों को इन लोगों ने 60 साल तक, आप देखिए, मैं आपको आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं ये बात, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप जैसे नौजवान आगे आने चाहिए, मगर ऐसे लोगों को कहां ये कांग्रेस पार्टी आगे लाती है। मैं आपको ये बता दूं, मेरी बैकग्राउंड अन्ना मूवमेंट की है। जिस वक्त वो घोटाला हुआ था, हमने उस वक्त आंदोलन किया था। आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप सही नहीं होंगे, भाई आपको बताएं कि आपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, वो बगैर किसी भेदभाव के कार्य करते हैं, और राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति अलग। और मदरसों का जो निजाम था, हमने इन 3 सालों के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी हमने की है। उन बच्चों को हमने देखा कि अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए, मेन स्ट्रीम की एजुकेशन उनका अधिकार है, उनका हक है, उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट है उनका। आप क्यों नहीं उन्हें बुनियादी एजुकेशन देते ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो इंजीनियर डॉक्टर बन सके। क्या इन हालात में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हुक्मरानों का जो काम होता है, वो ऐसा नहीं होता कि किसी के खिलाफ करने का होता। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के, और जो आपने लैंड जिहाद की बात की है ना, तो लैंड जिहाद ना कह के उसे संघर्ष कह लीजिए, तो उन्होंने उस पर जद्दोजहद करके डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, मजार बना दिया, और उसके ऊपर जो है वो मजाहिर फायदा उठा रहा है। कोई काजमी स्कूल नहीं साहब, बना, कोई उससे कॉलेज नहीं काजमी बना। साहब, काजमी साहब, इस राज्य की तासीर ये कभी नहीं थी। राज्य के लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो देख रहे हैं काजमी ना। साहब, काजमी साहब, आपको मैं बड़े इत्मीनान से मैंने आपको सुना। अब हजरत मेरी बात सुनिए, मैं इस राज्य की तासीर में ये कभी नहीं था कि कोई जाके किसी की दुकान में ये पूछे कि ये बाबा नाम क्यों रखा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है काजमी साहब। मैं जनपद डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से आता हूँ, मेरे यहाँ पूरा बाजार ही जो है पंकज भाई, वो अल्पसंख्यकों का पूरा बाजार। और आपको जान के हैरानी होगी कि किसी ने सिलेंडर टापू दुकान का नाम रखा है, किसी ने
महाराज के नाम से नाम रखा है, कोई देवी के नाम से नाम रख के बैठा हुआ। अरे इस देश में सबसे बड़ा बुच्चड़ खाना जो व्यक्ति अल कबीर नाम से चला रहा है वो सबरवाल है। ये समझना पड़ेगा। विकास कुमार जो बजरंग दल के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, वो एंजल नाम से अपनी गुड्डे गुड़ियों की दुकान चलाते हैं, वो तो क्रिश्चियनों का शब्द है। काजमी साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, एक पेशे से एक अधिवक्ता हूं, और मेरी बात करने के तरीके से आपको लगा मैं पढ़ा लिखा एक आदमी हूं। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं 100%। मैं जनाब मैं आपको देखता हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी जो सुंदर सुंदर रीलें आती है ना काजमी साहब, मैं उसको नोटिस करता हूँ। आप जो जितने अच्छे से आप सोशल मीडिया मेंटेन करते हैं, काबिले तारीफ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जितनी आप इस राज्य के प्रति और हिंदू मुस्लिम तहजीब पे जो आप खुलकर बोलते हैं, वो काबिले तारीफ है। और वो इसलिए है कि आप मूवमेंट से निकले हुए नेता है, आप किसी के रहमो करम से बने हुए नेता नहीं है। भाई अन्ना मूवमेंट से जो लोग बने, हो सकता है कि उनकी विचारधारा ने हमें दिल्ली में नुकसान दिया हो, लेकिन मुझ जैसे लोग जो छात्र राजनीति से आए हैं उनका सम्मान करते हैं। लेकिन काजमी साहब, इस राज्य में ये मुसलमानों पे ये मान लीजिए अत्याचार हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, किसने अधिकार दिया, आप बताइए, किसने अधिकार दिया कि किसी की दुकान में जाके कहे कि भाई ये बता तूने बाबा नाम क्यों रखा है? अरे महाराज, उस इस जिस कोटद्वार की आप बात कर रहे हैं, उस कोटद्वार से लगता है वो नजीबाबाद है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 30 साल कोटद्वार को दे दिए। और मैं ये नहीं, मैं इसलिए कि भाई मैं कांग्रेस में हूं कि मैं मुसलमानों के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं तो मुसलमानों से भी ये बात कहता हूं, अपने साथियों से, कि भैया आप भी कोई ऐसा परिचय दे दिए जिससे इस राज्य के एक नाजिर बने। दीपक ने नाजिर बना, आज पूरा देश उसको देख रहा है। हमें पंकज भाई ये समझना पड़ेगा कि कमर भाई, प्रयोगशाला कम से कम इस राज्य को ना बने। हो गए थे। बिल्कुल कमर कमर भाई, भाई। किस तरीके से आप देखते हैं इस फैसले को और इस प्रतिक्रिया को कि एक छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ेंगे, और शमूम काजमी इस पर तर्क दे रहे हैं, वो कितने आपके मुफीद हैं, किस राह से चलेंगे आप? देखिए पंकज भाई, शमूम काजमी साहब को तो सरकार के समर्थन में तर्क देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह अभी संदीप भाई ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज पे आते हैं और ब्राह्मण समाज की पीड़ा को समझते हैं, लेकिन शायद हमारे अध्यक्ष जी हमारे समाज की पीड़ा को नहीं समझते। चलिए इमोशनल से हटके मैं बात करूंगा फैक्ट और फिगर्स पर। देखिए मदरसा बोर्ड, मेरी आवाज क्लियर है पंकज भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, लाजवाब। मदरसा बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी जिसके पास ये पूरा उसका क्षेत्र अधिकार होता था कि वो अपने सिलेबस डिसाइड करे, एफिलिएशन डिसाइड करे, अपने एग्जाम्स कंडक्ट करे, अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है, रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। और उसके पास आप उसको अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग के अंदर ले आएंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसलिए पहला सवाल तो यह है कि एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बॉडी का जो फ्रीडम था वो छीनकर आयोग के अंडर में लाने से इन मदरसों को क्या फायदा होगा। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, जो मुफ्ती साहब हमारे कह रहे हैं कि मदरसों में हमें इंजीनियर, पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए हर धर्म की धार्मिक आस्था के कुछ केंद्र होते हैं, और सबसे पहले मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान अभी आपने चलाया उसमें वो ये बोल रहे थे कि पिछड़ी हुई शिक्षा और कबीलाई शिक्षा, मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि उन्होंने इस्लामिक शिक्षा को कबीलाई शिक्षा बताया। देखिए अगर डेवलपमेंट की बात होगी, उत्थान की बात होगी, तरक्की की बात होगी, तो हर समाज उसका साथ देगा और मुस्लिम समाज भी साथ देगा। लेकिन अब आप मुफ्ती साहब से एक बात ये पूछिए, ये कह रहे हैं कि मदरसों को रेगुलराइज इसलिए करा जा रहा है ताकि वहां से इंजीनियर बने, वहां से डॉक्टर बने। तो आप इनसे ये पूछिए कि जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स है वो कितनी बार उसकी वर्किंग बॉडी में, हमारे सांसद जो मुस्लिम सांसद हैं उन्होंने कई बार वर्किंग बॉडी में ये बोला कि जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनको आप डिमांड ड्रिवन रखिए। डिमांड ड्रिवन का मतलब आपके पास डेटा होना चाहिए कि एक मुस्लिम छात्र स्कॉलरशिप में, भाई वही जो छात्र पढ़ाई में अच्छे होते हैं वही तो स्कॉलरशिप डिजर्व करते हैं ना। तो आप जहां पर प्रोडक्ट हमारे पास है, जहां डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, और वो लोग केवल है स्कॉलरशिप बनने की बात, तो आपने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कर बंद। अभी इन्हीं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पिछले सदन में जब उन्होंने अपना टेबल का ड्राफ्ट का टेबल का, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर्स ने जो डेटा उसमें रखा उसमें साफ साफ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का डेटा है, तो उन्होंने लोकसभा में टेबल करा है, संसद में टेबल करा है कि जितनी स्कॉलरशिप थी उसका 1/3 यूज करा गया है।
अब इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस, ये सारी की सारी स्कॉलरशिप जिसका बजट आज भी वही है जो 2007 में था और 2008 में था। सरकार ने कोई बजट नहीं बढ़ाया स्कॉलरशिप के लिए, उसका भी सरकार 1/3 यूज करती है। और यहाँ मुफ्ती साहब सरकार का समर्थन करते हैं और ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं जो हमारी इस्लामिक शिक्षा की मजाक उड़ाता है। अब आप बताइए कि हम मुफ्ती समून काजी से पूछे या पूछे, ये कैसे समर्थन कर सकते हैं ऐसे बयान का? और यहाँ बैठकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अरे कम से कम जिस समाज को रिप्रेजेंट करने थे, थोड़ी तो उसको पीड़ा रखते, थोड़ा तो सच रखते। सिर्फ सरकार के तलवे चाटना, यही एक आदमी के पद पर बैठे हुए आदमी की गरिमा है। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ आपका भी, मुफ्ती साहब और मुख्यमंत्री धामी के बयान का भी, कि उन्होंने इस्लामिक शिक्षा को कबीलाई शिक्षा से जोड़ा। आपको भी विरोध करना चाहिए था। आप तो खुद काजी साहब, ये तो आप तो जिस धर्म से आते हैं, परिवार से आते, वो परिवार ही आप एक ये लोकतंत्र की, और आप बैठ के ज्ञान दे लोगों को। मैं बताता हूँ आपसे, एक मिनट जरा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आप इमोशनल को काबू में रखिए, थोड़ा संयम रखिए। नहीं, आपसे ज्यादा इमोशनल हमारे। सुनिए जरा, एक मिनट। आपने जो बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा एक मिनट मुझे। आपके कंधे हाथ रखे तो आपको चेला बता रहा था, हम सब ने देखा, हम सब जानते हैं अच्छी तरह। आप सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी की ऐसी स्कीमों पर तो मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए, जब सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर, आपको पता है एक हफ्ते में यहाँ 5 मर्डर हुए हैं, एक लड़की गला चप्पड़ से काट दिया गया। आप बताइए उसके बारे में आप तारीफ करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करेंगे आप? जब लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार फेल हुई, पहले जरा मदरसा वाली मदरसा बोर्ड को जरा इन्हें देखिए। पंकज जी एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अब देखिए, पहले तो आप, जब तक आप लिमा तकुलूना माला तफालून, कुरान कहता है जो बात जिस पर अमल नहीं करते हो उस काम को नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मदरसों में किसी भी लीगल मदरसे के ऊपर हमारे कार्यकाल के अंदर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो आप लाइन खींच करके आप अपने मफादात की पूर्ति करते हो, जो स्वार्थी आपका जो स्वार्थ है, ये उसका नतीजा है। आप मुझे बताइए, क्या इस्लाम में गला रेतना, गाली गलौज करना, ये इस्लाम का हिस्सा है क्या? पंकज जी जरा रोकिए एक मिनट इन्हें, मैंने इन्हें सुना, मेरी बात कहने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री मेरी बात कहने दीजिए। अभी इन्हें जरा रोकिए, आप उत्तराखंड के मूलवासी हैं? आप उत्तराखंड के मूलवासी हैं, ये बताइए। आप पहले एक मिनट इन्हें रोकिए। अरे तुम्हारे गैर मुहज्जब होने का यही सबूत है। पंकज जी एक मिनट ऐसे नहीं करे, रोकिए एक मिनट इन्हें। आप मुझे बताइए, आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या नहीं? पंकज जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, आप मैं इसलिए रोकना चाह रहा हूँ। हमारे भाई, थोड़ा सा आवाज का आपका दिक्कत है, आप जैसी थोड़ा आइएगा ना, आपको आपकी बात को फिर से सुनेंगे। जी, आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं है। पंकज जी मुझे ये बताइए, क्या ये इस्लाम की तालीम है कि आप किसी को गला रेतने की बात करें या गाली गलौज की बात करें या किसी के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करें? इसलिए तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, मैं तुम्हें सीधा ये कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोग जब तक इस्लाम को, अरे रोको कैसे, ये इस्लाम को फॉलो करते हैं? अरे पंकज भाई हमारी सुन लो, हमारी संदीप, ये दोनों आपस में पंकज भाई अपनी बात कमर जी, ये हमारे जो यहाँ जरा इनसे कहिए, ये जो गुस्सा दिखा रहे हो ना, गुस्सा, काजमी साहब, आपको इस गुस्से को झेलना पड़ेगा, इसलिए झेलना पड़ेगा। काजमी साहब झेलना पड़ेगा। काजमी साहब, पूरे समाज ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक मुस्लिम समाज ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। उन्हें, मैं अगर अपने समाज से मुझे कहीं ओहदा मिलता है तो मेरे लोग ये समझते हैं कि भाई उनकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो कमर खान कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है
कि वो आपको अपने रिलेटिव समझते हैं, मतलब आप पूरे मुस्लिम समाज को वहाँ संदीप वहाँ जी, वहाँ आप रख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर संदीप रहे जी, हैं। एक मिनट मैं काजमी इन्हें साहब, जवाब दे रहा काजमी हूँ। साहब, काजमी साहब, मैं ये इन्हें जवाब दे समझना रहा हूँ। पड़ेगा देखिए, कि भावनाएं भावनाएं आहत है। नहीं काजमी नहीं साहब, नहीं, भावनाएं वो आहत भावना है, नहीं है। भावनाएं ये नहीं आहत है, चीज ये जो है, समझ। देखिए मैं भी तो भावनाएं प्रकट कर सकता हूँ, मगर मैंने क्या कहा इनसे, मैंने इनसे कुरान के बारे में पंकज पूछा। भाई, ये अपनी कुरान बात की सुनिए। अवहेलना काजमी करते हैं साहब, मेरा लोग। एक अगर काजमी सवाल है, साहब, समाज भी पूरा करे, उत्तराखंड समाज के पूरे का निवासी पूरा है। अगर अवहेलना करे, तो मेरा ये फर्ज है काजमी कि मैं साहब, ईमानदारी की बात पंकज करूंगा। भाई, मेरा इनसे कुमार भाई तो सवाल आप मूल है, निवास का आ भाई गए ना। मैं उत्तराखंड के मूल ईमानदारी की निवासी बात हैं। करूंगा। किसी काजमी नाजायज साहब, जगह पर यकीनी तौर से इनका, क्या अगर मुफ्ती किसी का साहब घर उत्तराखंड किसी के मूल नाजायज जगह पे निवासी बना हैं? होगा, तो वो टूटना चाहिए कमर इस्लाम भाई, के रूह से। कमर भाई क्या कह रहे हैं, कमर भाई क्या कह रहे हैं, बोलिए कमर भाई, बोलिए। वो काजमी साहब से पूछ रहे हैं कि मूल निवासी है सरकार या के नहीं है। राज्य मंत्री, बोले तो अच्छा, मेरा इनका क्या कह रहे सवाल सवाल हैं? है। है, क्या ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? हाँ। ये उत्तराखंड के मूल जरा निवासी इनसे हैं? पूछिए, आप एक इनसे सीरियस टॉपिक पूछिए पर जरा सा कि हैं? क्या इन्हें काजमी साहब, ये जो अपनी आपकी यही तो काजमी हताशा साहब है इनकी। उत्तराखंड के? मैंने इनसे पूछा कि तुम देखिए, मुसलमान कैसे हो, तुम कुरान को मानते हो क्या? देखिए पंकज भाई, ये मैं आपको अगर बताता हूँ, कोई मैं बताता हूँ। इस्लाम मैं के नाम पे सीरियस गलत बात काजमी कर काम रहा साहब, हूँ करेगा तो वो कि स्वीकार्य मुस्लिम कैसे है? समाज के लिए पूरा वो ये बात पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, इनको भी तुम कराइए, कौन हो, अगली तुम बात क्या सुनिए। हो? अब ये अरे पूरा हो अरे तुम जाएंगे, हो कौन? पंकज इनकी भाई, कोई खुलने वाली नहीं, जी पूरा हो संदीप भाई, जाएगा। नहीं तुम हमें हो तो देखिए पता कौन? है पंकज कि भाई, नाराज पूरे इन मुस्लिम दोनों से पंकज समाज पूछना। भाई, तुम मैं हो तो कौन? सोचता था मूल निवास का मुद्दा सिर्फ पहाड़ी लोगों में है। नहीं नहीं, मैं तो पंकज भाई ये आप ये समझता था बताइए पंकज जी, कि हाँ, ये मूल निवास का पंकज मुद्दा जी हमारा है। ऐसे तो खिचड़ी लेकिन बन ये रही है, मूल बात ही निवास समझ का में नहीं मुद्दा आई। तो आज जानकारी मिली, मुसलमानों में भी मूल निवास के मुद्दा है। पंकज भाई, बड़ी चौंकाने नहीं वाली ये बात है, तो इन्हें इन्हें अपने दुख से दुखी नहीं है, ये इन्हें बड़ी दूसरे का सुख चौंकाने वाली परेशान बात है। करता है। काजमी साहब ये इसमें अरे हमारे एक जहन सवाल में अभी है। लोग भाई, हैं, जब इनकी मूल बीमारी ये निवासियों के है हक पे यहाँ कि पे ये डाका पड़ इस्लाम रहा का है, परिचय ऐसे ही देते हैं। किसी का मूल लेना निवासी देना हो, मुसलमानों के कोई हक पे यहाँ तुम्हारी पे डाके कहेंगे पड़ किसी रहा के है। माल पे कब्जा पंकज करेंगे, भाई, बड़ी तो हैरानी की कहेंगे बात है। सरकार हमारे मैं तो खिलाफ काम पूछ रहा कर था रही कि है। काजमी साहब कहाँ है। सरकार काजमी तुम्हारे साहब जैसे अभी लोगों भी को नहीं ठीक आ रहे। करेगी। पूछता है ये सवाल, पता नहीं क्यों। नहीं तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक करेगी देखिए सरकार। तुम संदीप किसी का भाई, गला पंकज रेतोगे, भाई, किसी का मर्डर करोगे, जी, किसी के जी, नाजायज उत्तराखंड जगह के पर मुस्लिम कब्जा समाज करोगे, के लिए और तुम चाहोगे दो कि संवैधानिक पद है। तुम्हारा महिला मंडप हो। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, एक मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष, मुफ्ती साहब बिजनौर से आकर यहाँ अध्यक्ष बन जाते हैं। आप इनसे ये पूछिए कि उत्तराखंड के 50% मुसलमानों के हक का हनन है या नहीं है? पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल हनन है। अरे इनसे भाजपा को पूछिए, मूल एक निवास तरफ के तुम अधिकारियों अधिकार पे हनन है सीधे सीधे सरकार तौर का पर। अवहेलना करते हो, और दूसरी तरफ कहते हो जी हमारा राम जानी हमारा भाई, अधिकार ये है। 4 दिन पहले बाबा राम पर हाथ रंगे खड़े थे। ये जल जंगल जमीन पंकज भाई हमारी नहीं लुटी है, ये तो हर वर्ग की लुटी है, हमारी नहीं लुटी है, ये सबकी लुटी है। नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। मेरा अरे डिबेट किसी और का था। इसमें कमाल का भाई सवाल तो पंकज आप जी, आ रही है ना। पंकज रौतेला जी, ना तो इनकी बात सही पहुंच रही है, हाँ। ना हमारी पहुंच रही है। अब ये तो कोई आप किसे ये फ्रस्ट्रेट आदमी को लेकर आप आ गए। अच्छा काजमी साहब, आज एक जी ना इस बात का जवाब थोड़ा सा दे ही दीजिए कि बार जी, बार हर डिबेट में आपसे मूल निवास वाला प्रश्न क्यों पूछा जाता है? नहीं बात एक बात मदरसों मुझे की हो बताइए। तब, आज मस्जिदों की हो तब, कोटद्वार में बवाल हो तब, आपसे क्यों पूछा जाता है हर बार की मूल निवास मूल निवास? नहीं नहीं, मेरे से तो कोई नहीं पूछता, ना ना किसी ने मुझसे पूछा। एज अ कमाल खान मैं पूछ तो रहे हैं आपको ये बता दूं कि जो ये बात का आप कह रहे हैं ना, देखो रौतेला जी, रौतेला जी एक बात सुनिए मेरी, एक मिनट सुनिए। इन्हें परेशानी क्या है, ये लोग जब तक इस्लाम का तारुफ मैं हूं, अगर मेरी बदामालियां मेरे साथ हैं, ये जो लोग हैं ना, ये लोग इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के तो दिखाओ। कहीं झलकी नजर आ रही है हजरत मोहम्मद साहब की इनमें? नहीं अब वो जिस तरह से ये बात बोल रहे हैं, अरे जिस तरह से ये बोल रहे हैं, अब ये पता ही नहीं चल रहा कि बोल क्या रहे हैं। ये कुरान को नहीं मानते, ये हदीस को नहीं मानते, और ये तो ये कि मियां मिट्टू बन रहे हैं। यार की नहीं दिक्कत हो रही है आवाज की। चलिए ठीक है। नहीं नहीं, मुझे बताइए रौतेला जी, इनकी प्रॉब्लम क्या है? कभी सरकार के खिलाफ होते हैं, कभी किसी चीज के होते हैं, वो तो कह रहे इन्हें हैं कि क्या है? आप इनसे मुसलमानों पूछिए के कि ये खिलाफ मुसलमान हैं। भी है क्या? चले रौतेला जी, भाई थोड़ा सा आराम से रिलैक्स कीजिए, थोड़ा आवाज आपकी अभी ना, आप संदीप जोर जी, से बोल रहे आवाज आ नहीं रही। संदीप जी बोल रहे थे, कितने आराम से बोल रहे थे। रौतेला जी, और इन्हें कहां से तुम ले रौतेला आए जी, मेरे सामने यार? क्या ये है कौन? अरे ये बहुत बड़े नेता अरे हैं काजमी साहब। काजमी साहब, ये जो है मैं बताता हूँ, ये जो कमर खान ताबी जी हैं, ये जो है हमारे सहपाठी के रूप में रहे हैं, और बड़ी अच्छी एजुकेशन ली है, बीएससी करा हुआ बंदा है, अरे विदेश रिटर्न अरे है, ये एजुकेशन क्या और एजुकेशन है और यार? जो आदमी और पढ़ा हताश लिखा हो, व्यक्ति निराश है। हो,
पढ़ा जिसे यही लिखा पता नहीं व्यक्ति मैं बोल है। क्या रहा हूँ। काजमी साहब, ये मैं आपको हाँ। कुछ मैं आप दोनों की नहीं बात नहीं को संदीप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी सुनिए एक मिनट। आप भी बोल रहे हैं और एक तरफ ये बोल रहे हैं, ये गले रेत, ये वही लोग हैं, चढ़ बेटा सूली पर राम भली करेगा। ये मुसलमानों को इमोशनल बनाते हैं, उनके बच्चों को लिखने पढ़ने नहीं देते। बताइए, पूछिए पूछिए इन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया है। इसीलिए, लेकिन हाँ, मैं इतना जानना चाह रहा था इस फैसले का असर क्या है, कोई फैसला लिया गया या ये मदरसों पर्सनल जो है, ये पर्सनल हो रहा पंकज है भाई, ये। भाई पंकज भाई, रोतेला जी पूछिए इनसे कि इनसे, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं कौन है ये। चलिए ठीक है, भाई मैं तो इन्हें जानता भी नहीं है कौन है। आवाज आपकी नहीं आ पा रही है ना, थोड़ा सही तरीके से आप जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच संदीप भाई, पंकज भाई, एक एनालिसिस विषय बताइएगा। पंकज भाई, विषय देखिए जी पंकज भाई, इस मुद्दे को आप सीधे सीधे तौर पर राजनीति से जोड़कर देखें। कारण क्या है कि एक वर्ष चुनाव में 8-9 महीने चुनाव के लिए बचे। इस राज्य में बहुसंख्यक परिवर्तित समाज का व्यक्ति है और हिंदू समाज का आदमी है और हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो साथी हैं, किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया जाए, ये घटनाएं अभी बढ़ेंगी, ये घटनाएं बढ़ेंगी। मैं अपने सभी अल्पसंख्यक समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि अति का अंत होता है। आपने देखा ना कोटद्वार में क्या हुआ, अब हिंदू ही खड़े हो गए गुंडों के खिलाफ, हिंदू खड़े हो गए, मुसलमान खड़े नहीं हो रहे हैं। मुसलमान तो खड़े होंगे तो लोग कहेंगे भाई ये मुस्लिम है, अब हिंदू खड़े हो रहे हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कमर भाई, हिंदू खड़े हो रहे हैं, हिंदू इनको जवाब दे रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। अब हम भी थक गए यार, इस देवभूमि में तो थक ही गए भैया। मतलब अगर हमारे मुख्यमंत्री का नाम हेट स्पीच में पहला आ जाता है, हर मैं कह तो रहा हूं, आज भी अगर मुख्यमंत्री कोई भाषण आप निकाल लीजिए पंकज भाई, तो उसमें भी लैंड जिहाद की बातें। काजमी साहब, ये समझना पड़ेगा, अति का अंत तो होना ही होना है। सत्ताएं आती जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री कोई भी बने, किसी भी दल का बने, लेकिन इस देवभूमि को संरक्षित करने की, इस भाईचारे को, इस प्यार प्रेम को पनपाने की, पनपे रहने की, इस गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी संदीप चमोली की है, काजमी साहब की है, कमर खान ताबी की है, पंकज रौतेला की है। तो बताइएगा। लेकिन चमोली भाई, आपने कितनी प्यारी बात कही। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे बिल्कुल राजनीतिक है, मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल है। हमारे मनभेद नहीं है। अब देखिए, आपने भी देखा, मैं अपनी बात को कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों का हित इसमें है कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आज तक काजमी साहब, ये आप मुसलमानों को नहीं समझा पा रहे हैं ना, मुसलमानों को समझाइए। ये दरअसल मुसलमान समझ रहा है। आप बताइए मुसलमान विरोध क्या कर रहा है? नहीं सर, मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें, एक्सटर्नल मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स ने अपना बजट स्कॉलरशिप के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करा? पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना, ये मुसलमानों की शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो हम इनसे ये सवाल पूछते हैं कि जो स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज के लिए 2007 में 2008 में थी, आज तक उसके बजट को रिवाइज करके बढ़ाया क्यों नहीं गया? आज भी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों को 100-120 स्कॉलरशिप के लिए काम किया। मैंने सेंटर में रहते हुए, एसपीक्यूएम का मेंबर होते हुए, हमने वहां से इनके 160 करोड़ रुपए रिलीज कराए। अच्छा काजमी साहब, काजमी साहब, काजमी साहब, काजमी साहब, एक आखिरी बात, काजमी साहब एक आखिरी बात, काजमी साहब, काजमी साहब एक आखिरी, काजमी साहब एक राजनीति से हटकर एक आखिरी बात पंकज भाई कहना चाहूंगा। क्या इसे जो सरकार द्वारा आयोग बनाया गया है, क्या उसका अध्यक्ष कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए था पंकज भाई? काजमी साहब एक आखिरी बात, जो सरकार द्वारा ये नया गठन किया गया, क्या इसके अध्यक्ष किसी मुस्लिम को नहीं होना चाहिए था? काजमी साहब, आप मंदिर कमेटी की बात करें, उसमें क्यों नहीं है? आप मंदिर कमेटी की बात करते तो ब्राह्मण अध्यक्ष बनते हैं, आप जो सदस्य हैं। आपको समझना पड़ेगा, आप जिस समाज की बात करें, समाज को रिप्रेजेंटेशन दे दिए ना, उस समाज को बताइए कि मैं कैसे समझ पाऊँ? अगर आप पहाड़ की बात, अरे बहुसंख्यक तो मुस्लिम है ना, बहुसंख्यक तो मुस्लिम है। आप अगर पहाड़ की बात करते हैं तो आप मुझे बनाइए कुछ, मैं बताऊंगा पहाड़ में क्या गलत है क्या सही है। लेकिन काजमी साहब इस बात का दुख है, आप किसी चीज में भी उसमें ऐसा नहीं है कि आगे को कोई मुस्लिम भी बन सकता है। काजमी साहब आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन
आपको रोक रहा हूँ। लेकिन अगर आप सही में आप भला करना चाहते थे तो किसी मुस्लिम को अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन नहीं किसी मुस्लिम, बहुत शुक्रिया। ये मसला सिर्फ इतना भर था कि मदरसा बोर्ड को भंग करने के पीछे क्या उस शिक्षा व्यवस्था को एक छतरी के नीचे लाने का मकसद है? क्योंकि बीते कुछ वक्त में मदरसों में जिस तरह की चीजें सामने आई, वो सवालों के घेरे में जो चीजें आई, उन्होंने शंकाएं पैदा की। चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर मसला था, फंडिंग को लेकर मसला था, बच्चों की पढ़ाई को लेकर मसला था, या अवैध मदरसों को लेकर मसला था, और उसके बाद ये फैसला है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय दीजिएगा, आप फ्री हैं राय देने के लिए, क्या होना चाहिए और कितना ये सही फैसला है। शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।